भारत चीन युद्ध, जो भारत चीन सीमा विवाद के रूप में भी जाना जाता है, चीन और भारत के बीच 1962 में हुआ एक युद्ध था। विवादित हिमालय सीमा युद्ध के लिए एक मुख्य बहाना था, लेकिन अन्य मुद्दों ने भी इस पर अच्छी खासी भूमिका निभाई थी। चीन में 1962 के तिब्बती विद्रोह के बाद जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी, तो भारत चीन सीमा पर हिंसक घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई। भारत ने फॉरवर्ड नीति के तहत मैकमोहन रेखा से लगी सीमा पर अपनी सैनिक चौकियां रखी, जो 1959 में चीनी प्रीमियर झोउ एनलाई के द्वारा घोषित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पूर्वी भाग के उत्तर में थी। चीनी सेना ने 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमले शुरू कर दिए। चीनी सेना दोनों मोर्चों में भारतीय बलों पर उन्नत साबित हुई और पश्चिमी क्षेत्र में चुशूल में रेजांग लॉ एवं पूर्व में तवांग पर अवैध कब्जा कर लिया। चीन ने 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी और साथ ही विवादित दो क्षेत्रों में से एक से अपनी वापसी की घोषणा भी की। हालांकि अक्साई चीन से भारतीय पोस्ट और गश्ती दल हटा दिए गए थे, जो संघर्ष के अंत के बाद प्रत्यक्ष रूप से चीनी नियंत्रण में चला गया था। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश के आधे से भी ज्यादा हिस्से पर चीनी पीपल्स रिबेलेशन आर्मी ने अस्थायी रूप से कब्जा कर लिया था। फिर चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया और उसकी सेना मैकमोहन रेखा के पीछे लौट गई। भारत चीन युद्ध कठोर परिस्थितियों में हुई लड़ाई के लिए उल्लेखनीय है। इस युद्ध में ज्यादातर लड़ाई 4250 मीटर यानी कि 14000 फीट से भी अधिक ऊंचाइयों पर लड़ी गई थी। इस प्रकार की परिस्थिति ने दोनों पक्षों के लिए रसद और अन्य लॉजिस्टिक समस्याएं प्रस्तुत की। इस युद्ध में भी चीनी और भारतीय दोनों पक्षों द्वारा नौसेना या वायुसेना का उपयोग नहीं किया गया था। चीन और भारत के बीच एक लंबी सीमा है, जो नेपाल और भूटान के द्वारा 3 अनुभागों में फैला हुआ है। यह सीमा हिमालय पर्वतों से लगी हुई है, जो बर्मा एवं तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान, आधुनिक पाकिस्तान तक फैली है। इस सीमा पर कई विवादित क्षेत्र अवस्थित हैं। पश्चिम छोर में अक्साई चीन क्षेत्र है, जो स्विट्जरलैंड के आकार का है। यह क्षेत्र चीनी स्वायत्त क्षेत्र झिंजियांग और तिब्बत, जिसे चीन ने 1965 में एक स्वायत्त क्षेत्र घोषित किया, के बीच स्थित है। पूर्वी सीमा पर बर्मा और भूटान के बीच वर्तमान भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, जिसका पुराना नाम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है, वहां पर स्थित है। 1962 के संघर्ष में इन दोनों क्षेत्रों पे चीन सैनिक आ गए थे। ज्यादातर लड़ाई ऊंचाई वाली जगह पर हुई थी। अक्साई चीन क्षेत्र समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित साल्ट फ्लैट का एक विशाल रेगिस्तान है और अरुणाचल प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र है, जिसकी कई चोटियां 7000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। सैन्य सिद्धांत के मुताबिक आमतौर पर एक हमलावर को सफल होने के लिए पैदल सैनिकों के 3:1 के अनुपात में संख्यात्मक श्रेणीता की आवश्यकता होती है। पहाड़ी क्षेत्र में युद्ध में यह अनुपात काफी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इलाके की भौगोलिक रचना दूसरे पक्ष के बचाव में भी मदद करती है। चीन इलाके का लाभ उठाने में सक्षम था और चीनी सेना का उच्चतम चोटी क्षेत्रों पर कब्जा था। दोनों पक्षों की ऊंचाई और ठंड की स्थिति से सैन्य और अन्य लॉजिस्टिक कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और दोनों के कई सैनिक जमा देने वाले ठंड से मर गए। चीन के सरकारी सैन्य इतिहास के अनुसार इस युद्ध से चीन ने अपने पश्चिमी सेक्टर की सीमा की रक्षा की नीति के लक्ष्यों को हासिल किया, क्योंकि चीन ने अक्साई चीन का वास्तविक नियंत्रण बनाए रखा। युद्ध के बाद भारत ने फॉरवर्ड नीति को त्याग दिया और वास्तविक नियंत्रण रेखा वास्तविक सीमाओं में परिवर्तित हो गई। जेम्स केल्विन के अनुसार भले ही चीन ने एक सैन्य विजय पा ली हो, परंतु उसने अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि के मामले में अपनी छवि खो दी थी। पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका को पहले से ही चीनी नजरिए, इरादों और कार्यों पर शक था। इन देशों ने चीन के लक्ष्यों को विश्व विजय के रूप में देखा और स्पष्ट रूप से यह माना कि सीमा युद्ध में चीन हमलावरों के रूप में था। चीन की अक्टूबर 1964 में प्रथम परमाणु हथियार परीक्षण करने वाले और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान के समर्थन करने से कम्युनिस्टों के लक्ष्य तथा उद्देश्यों एवं पूरे पाकिस्तान में चीनी प्रभाव के अमेरिकी राय को पुष्टि हो जाती है।
भारत युद्ध के बाद भारतीय सेना में व्यापक बदलाव आए और भविष्य में इसी तरह के संघर्ष के लिए तैयार रहने की जरूरत महसूस की गई। युद्ध से भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर इसका दबाव आया, जिन्हें भारत पर चीनी हमले की आशंका में असफल रहने के लिए जिम्मेदार के रूप में देखा गया। भारतीयों में देशभक्ति की भारी लहर उठनी शुरू हो गई और युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए कई स्मारक बनाए गए। यकीनन मुख्य सबक जो भारत ने युद्ध में सीखा था वो है अपने ही देश को मजबूत बनाने की जरूरत और चीन के साथ नेहरू के भाईचारे वाली विदेश नीति से एक बदलाव की। भारत पर चीनी आक्रमण की आशंका को भांपने की अक्षमता के कारण प्रधानमंत्री नेहरू को चीन के साथ शांतिवादी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी अधिकारियों से कठोर आलोचना का सामना करना पड़ा। भारतीय राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने कहा कि नेहरू की सरकार अपरिष्कृत और तैयारी के बारे में लापरवाह थी। नेहरू ने स्वीकार किया कि भारतीय अपनी समझ की दुनिया में रह रहे थे। भारतीय नेताओं ने आक्रमणकारियों को वापस खदेड़ने पर पूरा ध्यान केंद्रित करने के बजाय रक्षा मंत्रालय से कृष्ण मेनन को हटाने पर काफी प्रयास बिताया। भारतीय सेना कृष्ण मेनन के कृपा पात्र को अच्छी नियुक्ति की नीतियों की वजह से विभाजित हो गई थी और कुल मिलाकर 1962 का युद्ध भारतीयों द्वारा एक सैन्य पराजय और एक राजनीतिक आपदा के संयोजन के रूप में देखा गया। उपलब्ध विकल्पों पर गौर न करके बल्कि अमेरिकी सलाह के तहत भारत ने वायुसेना का उपयोग चीनी सैनिकों को वापस खदेड़ने में नहीं किया। CIA अमेरिकी गुप्तचर संस्था ने बाद में कहा कि उस समय तिब्बत में ना तो चीनी सैनिकों के पास पर्याप्त मात्रा में ईंधन थे और ना ही काफी लंबे रनवे थे, जिससे वे वायुसेना प्रभावी रूप से उपयोग करने में असमर्थ थे। अधिकांश भारतीय चीन और उसके सैनिकों को संदेह की दृष्टि से देखने लगे। कई भारतीय युद्ध को चीन के साथ एक लंबे समय से शांति स्थापित करने में भारत के प्रयास में एक विश्वासघात के रूप में देखने लगे। नेहरू द्वारा हिंदी चीनी भाई भाई, जिसका अर्थ है भारतीय और चीनी भाई हैं, शब्द के प्रयोग पर भी सवाल उठने लगे थे। इस युद्ध ने नेहरू की इन आशाओं को खत्म कर दिया कि भारत और चीन एक मजबूत एशियाई को ध्रुव बना सकते हैं, जो शीत युद्ध गुट की महाशक्तियों को बढ़ाने पर प्रभाव की प्रतिक्रिया होगी। सेना के पूर्ण रूप से तैयार नहीं होने का सारा दोष रक्षा मंत्री मेनन पर आ गया, जिन्होंने अपने सरकारी पद से इस्तीफा दे दिया ताकि नए मंत्री भारत के सैन्य आधुनिकीकरण को बढ़ावा दे सकें। स्वदेशी स्रोतों और आत्मनिर्भरता के माध्यम से हथियारों की आपूर्ति की भारत की नीति को इस युद्ध ने पुख्ता किया। भारतीय सैन्य कमजोरी को महसूस करके पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर में भी घुसपैठ शुरू कर दी, जिसकी परिणति अंततः 1965 में भारत के साथ दूसरा युद्ध से शुरू हुआ। हालांकि भारत ने युद्ध में भारत की अपूर्ण तैयारी के कारणों के लिए हेंडरसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट का गठन किया था। परिणाम अनिर्णायक था क्योंकि जीत के फैसले पर विभिन्न स्रोत विभाजित थे। कुछ सूत्रों का तर्क है कि चूंकि भारत ने पाकिस्तान से अधिक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, भारत स्पष्ट रूप से जीता था, लेकिन दूसरे का तर्क था कि भारत को महत्वपूर्ण नुकसान भी उठाना पड़ा था और इसलिए युद्ध के परिणाम अनिर्णायक था। 1967 में चोल घटना के रूप में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच एक छोटी सीमा झड़प हुई। इस घटना में 8 चीनी सैनिक और 4 भारतीय सैनिकों की जान गई थी। हार के कारणों को जानने के लिए भारत सरकार ने युद्ध के तत्काल बाद ले जनरल हेंडरसन ब्रुक्स और इंडियन मिलिट्री एकेडमी के तत्कालीन कमांडेंट ब्रिगेडियर PS भगत के नेतृत्व में एक समिति बनाई थी। दोनों सैन्य अधिकारियों के द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को भारत सरकार अभी भी गुप्त रिपोर्ट मानती है। दोनों अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में हार के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया था। इस युद्ध में भारत की तरफ से सिर्फ 10 से 12 हजार सैनिक थे, तो वहीं चीन की तरफ से 80,000 सैनिक युद्ध कर रहे थे। वहीं युद्ध में जान माल की बात करें तो लगभग भारत के 1383 वीर सपूत शहीद हुए थे, 1047 घायल हुए थे। वहीं पर 1696 सैनिक लापता हो गए थे। लगभग भारत के 4000 सैनिक बंदी बना लिए गए थे। तो वहीं पर दूसरी तरफ चीन का इस युद्ध में कोई खास नुकसान नहीं हुआ था। चीन के मात्र 722 सैनिक मारे गए और 1697 चीनी सैनिक घायल हुए थे। सारी रिपोर्ट्स और उस समय के विशेषज्ञ इस हार की वजह नेहरू को मानते हैं। तो ये थी आज की जानकारी।
आपको हमारे द्वारा बताई गई ये चीज़ें कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें